तो चैप्टर 1 યુનિટ 2 એક્ટિવિટી બેઝ કોસ્ટિંગ શોર્ટ ફોર્મમાં આને એબીસી એનાલિસિસ બી કહેવાય. એટલે ટ્રેડિશનલ મેથડ અલગ છે અને એબીસી મેથડ અલગ છે. આ બંને મેથડને કમ્પેર કરવાનો છે, બરાબર. હવે જો ડાયરેક્ટ કોસ્ટ which mainly include material and labor are chargeable to the end products without difficulty and are thus convenient to handle. ડાયરેક્ટ કોસ્ટ તો ખબર જ છે ને કે આ ફર્નિચર બનાવવા માટે આપણે શેની જરૂર પડે? વુડની જરૂર પડે, મેટલની જરૂર પડે, સ્ક્રૂઝની જરૂર પડે. આ ડાયરેક્ટ કોસ્ટ છે, ખબર છે કે આમાં આ જ મટીરિયલ યુઝ થાય છે. તો એને આપણે ડાયરેક્ટલી આપણે એક પ્રોડક્ટ સાથે અટેચ કરી શકીએ. બટ જે ઇનડાયરેક્ટ કોસ્ટ છે, જેને આપણે ઓવરહેડ્સ કહીએ, જે અકાઉન્ટન્ટ માટે સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ છે કે એને કઈ જગ્યા ઉપર અલોકેટ કરવાની. In this computer age of advancing technology and automation, the importance of indirect costs in the manufacturing operations is increasing and direct costs are being delegated to the background. मतलब अब है ने इनडायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट कॉस्ट नहीं, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट तो कोई भी जजमेंट कर लेगा, सबके लिए एक ही है वो. पर जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो कौन सी प्रोडक्ट में जाएगी ने उसको डिसाइड करना एक्टिविटी के बेस के ऊपर याद जरूरी हो गया. In order to determine the total cost of the end product, under traditional approach, the indirect costs are allocated in a portion. Activity-based costing is an upcoming and more refined approach for charging indirect costs to products and computing more accurate product cost. यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट को एक्यूरेसी के साथ में मैं बताऊं तो कि नॉर्मली इसमें होता क्या है कि अपने जैसे कॉस्ट होती है ना वैसे उसको डायरेक्टली लिखते जाते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में, पर पता नहीं चलता कि कौन सी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के टाइम पे हमने कितना खर्चा किया. तो प्रोडक्ट की प्राइस कैसे निकालेंगे, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे. तो उसके लिए हमारे पास दूसरा अप्रोच है, ये हमारे लिए एबीसी एनालिसिस. जब आपको दोनों के बीच का डिफरेंस बताया गया, फर्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या करें, अपने इनडायरेक्ट कॉस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू एंड प्रोडक्ट्स ऑन द अजम्पशन दैट कि प्रोडक्ट कंज्यूम रिसोर्सेज इन द प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्शन वॉल्यूम. यानी अगर जब तुमने 4 चीजें बनाई, एक के 400 यूनिट, एक के 300 यूनिट, एक के 200 और एक के 100 यूनिट, तो 4:3:2:1 के अंदर अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ये ट्रेडिशनल अप्रोच है. जितने यूनिट बनाए ने उतने यूनिट के मुताबिक उसको क्या कर देना, इनडायरेक्ट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना. ये ट्रेडिशनल अप्रोच जिसको हमने किस में किया था, ओवरहेड में. यानी पिछले सेमेस्टर के अंदर सेकंड यूनिट में ओवरहेड में जैसे हम अपोर्शन करते थे वो क्या है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारा ट्रेडिशनल अप्रोच था. द मेन स्टेप्स इस अप्रोच में पहले क्या किया जाता था, फर्स्ट अलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स टू वेरियस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट. पहले प्रोडक्शन सर्विस डिपार्टमेंट दोनों में लिख देते थे अपने. फिर अपने क्या करते थे, जो सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स थे ना उसको अपने रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते किसके अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर. थर्ड, उसके बाद में अपने एंड प्रोडक्ट के अंदर टोटल कर लेते थे कि इस हर प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आती है, वो अपने बाद में उसको क्या कर लेते थे, टोटल कर लेते थे. इन दिस ट्रेडिशनल अप्रोच ओवरहेड्स आर अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, लेबर आवर्स या फिर डायरेक्ट वेजेस. आता था ना कि परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस है, बराबर ना, फैक्ट्री ओवरहेड. ये जो परसेंटेज होता था वो कैसे ट्रेडिशनल अप्रोच में होता है. Traditional system of charging indirect costs are designed when direct costs are dominant part of processing costs and overhead were insignificant, and thus any distortion in cost due to inappropriate distribution of overhead were not significant. But nowadays overhead have assumed greater importance. अभी देखो सीधा सीधा जो प्रोडक्ट हो ना कि जिसके अंदर पता चल जाए कि ज्यादा तो डायरेक्ट कॉस्ट है जो उसके अंदर होती है, तो डायरेक्ट कॉस्ट तो कोई भी मेथड से करो सेम आ जाए. और हमने ऐसा सोचा कि जो ओवरहेड या तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना वो इतनी ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं रखती. अगर हमने ऐसा सोच लिया है या तो हमने ऐसा देखा है अपने प्रोडक्ट के अंदर, तब हम क्या करते हैं, हम ये ट्रेडिशनल अप्रोच को चलाते रहते हैं उसके अंदर. लेकिन आजकल अपने सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी कॉस्ट है, ओवरहेड्स, यानी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसीलिए हमको और एक ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मेथड की जरूरत पड़ी जो हमको किसने प्रोवाइड किया, एबीसी. अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ अंडर कॉस्टिंग एंड ओवर कॉस्टिंग. अंडर कॉस्टिंग यानी कम खर्चा और ओवर यानी ज्यादा. When a company produces a variety of products or services which place varying demands on resources, traditional costing uses an average overhead
rate for all activities like labor hour rate or machine hour rate to allocate cost to cost objects, that is products or services. Such a costing approach that uses broad averages for charging overhead uniformly to products or services is known as cost smoothing or peanut butter costing. बटलर नहीं है, बटर है, पीनट बटर कॉस्टिंग। पीनट बटर अगर आप स्प्रेड करोगे एकदम स्मूथ लगेगा, इसका मतलब इसमें कोई टेंशन नहीं है कोई भी चीज को कैलकुलेट करने में, फटाफट हो जाता है। पर प्रॉब्लम क्या होता है इसके अंदर, इसमें ऐसा होता है कि कई बार कुछ प्रोडक्ट्स है ना उसमें अंडर कॉस्टिंग हो जाता है, तो कई बार उसके अंदर ओवर कॉस्टिंग हो जाता है। हम क्या करेंगे, हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में एवरेज ओवरहेड रेट सबके लिए, यानी मैंने आगे बताया ना 4:3:2:1, तो सब में 4:3:2:1 करते हैं। तो अगर इस तरह से अपने मशीन आर या तो लेबर आर के ऊपर करते रहेंगे तो इससे होता क्या है कि एकदम स्मूथली तुम्हारे कॉस्ट मिल जाएगी, लेकिन इससे ओवर और अंडर कॉस्टिंग का चांस बढ़ जाएगा। Where one product is under costed, it results in other product being over cost. यानी एक में अगर तुमने कम खर्चा लिखा तो इसका मतलब वही खर्चा दूसरी जगह पे तुमने डिस्ट्रीब्यूट किया। एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर 10,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने 4:3:2:1 के अंदर, तो 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 आ गया, बराबर। अब ये जो खर्चा तुमने एलोकेट किया इसमें से जो 4 है वो गलत है, यानी मतलब 4 की जगह 3 लिखना चाहिए था, तो इसका मतलब कि कोई दूसरी जगह पे ज्यादा लिखना चाहिए था जो हमने नहीं लिखा। तो एक जगह अगर अंडर कॉस्टिंग होता है तो दूसरी जगह क्या होगा, ओवर कॉस्टिंग होगा, ऐसा। बिकॉज टोटल अमाउंट ऑफ ओवर वो तो चेंज होगा नहीं, 10,000 तो 10,000 रहेंगे ना, इसलिए दिस इज नोन एज प्रोडक्ट कॉस्ट क्रॉस सब्सिडाइजेशन। सब्सिडाइजेशन का मतलब क्या, कि क्रॉस सब्सिडाइजेशन मतलब एक की ओवर कॉस्टिंग दूसरे की अंडर कॉस्टिंग में रिजल्ट होती है और एक की अंडर कॉस्टिंग दूसरे की ओवर कॉस्टिंग में रिजल्ट होती है। However, the fact in that is that के various cost object यानी products or service consume resources in a non-uniform way. The need to measure more accurately how different product services use company resources has led to the development of more refined costing system, जिसका नाम है हमारे लिए एक्टिविटी। यानी जितनी एक्टिविटी तुमने की ने उसके बेस के ऊपर, तुम एक्टिविटी के बेस के ऊपर तुम क्या करोगे, कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं कि अगर समझो कि तुमने एक्टिव 3 अलग अलग प्रोडक्ट बनाए ए बी और सी, राइट। अब तीनों तीन जो अलग अलग प्रोडक्ट थे तो इसमें कब कितना मशीन यूज किया गया, कब कितना लेबर यूज किया गया, एक्टिविटी कितनी हुई उसके अंदर, उसके बेस के ऊपर हर ओवरहेड को अपने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसको बोला जाता है अपने एक्टिविटी कॉस्ट बेस कॉस्टिंग। बाय डिफाइनिंग एक्टिविटीज एंड आइडेंटिफाइंग द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग ईच एक्टिविटी, तो हमको यहाँ से लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, यानी हमको, और ओवरहेड रिजल्टिंग इन एक्यूरेट कॉस्टिंग, और इससे क्या, कॉस्टिंग परफेक्ट। ऐसा लगता है ना, देखो याद रखो कि मेथड कोई भी हो ना ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने की, हर मेथड में कोई ना कोई खामियां है ही। नन ऑफ द मेथड्स इज परफेक्ट, कोई भी मेथड तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं। पर अगर खामियां है तो हम क्या ढूंढेंगे कि जिसमें सबसे कम खामी हो ना वो मेथड हमारे लिए ज्यादा अच्छी। तो इसीलिए हमने ये देखा कि इसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच के अंदर सबसे कम हमको वेरिएशंस दिखाई देते हैं, इसीलिए हमने ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मेथड माना है। अब देखो ये कब स्टार्ट हुआ, आ गया तुम्हारा एमसीक्यू। ABC costing is a new and scientific approach developed by Cooper and Kalpan 1988 for assigning overheads to end products, jobs, and processes. It aims to rectify the problem of inaccurate cost information due to selection of wrong basis of indirect cost apportionment. In the words of Cooper and Kaplan, यानी जो इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास बराबर नहीं तो भी उस कम इंफॉर्मेशन के होने के बावजूद भी तुम अलग अलग कॉस्ट को कैसे अलग प्रोडक्ट के अंदर अपोर्शनमेंट करोगे, उसके लिए। पर किसके बारे में, सिर्फ इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में। याद रखो डायरेक्ट कॉस्ट को अपोर्शन करने की कोई मेथड नहीं होती, क्योंकि वो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के साथ में अटैच्ड होते हैं। तकलीफ किसके अंदर पड़ती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट की पड़ती है। तो कूपर एंड कैल्पन एबीसी सिस्टम कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटीज, मतलब हर एक्टिविटी का खर्चा कितना वो पहले कैलकुलेट किया जाएगा, एंड असाइन कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या, या तो प्रोडक्ट या तो सर्विस। कॉस्ट ऑब्जेक्ट यानी जिसकी कीमत तुमको डिसाइड करनी है वो,
या तो वो प्रोडक्ट हो सकती है या तो वो सर्विस हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन टू प्रोड्यूस ईच प्रोडक्ट और सर्विस। तो हमने ये देखना है कि अगर हम 10 प्रोडक्ट बनाते हैं तो हर प्रोडक्ट में कितनी एक्टिविटीज होती है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मारुति सुजुकी अल्टो वेगन आर, ये कार के पीछे ने उनका ध्यान ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा बिकती है। स्विफ्ट कम बिकेगी, बलेनो उससे कम बिकेगी, बराबर, और ब्रेजा उससे भी कम, क्योंकि जितनी महंगी होती जाएगी कार उतनी कम। तो हम एक्टिविटी को कैसे डिवाइड करेंगे, हम ये देखेंगे कि कितना टाइम किस एक्टिविटी के पीछे तुमने स्पेंड किया, तो उसके बेस के ऊपर अपने कॉस्ट को डिवाइड करेंगे। पर कौन सी कॉस्ट की बात कर रहे हैं अपने, सिर्फ इनडायरेक्ट कॉस्ट की। In this system, overheads are assigned to activities or grouped into cost pools. Cost pool बनाया जाता है। Cost pool का मतलब क्या, कॉस्ट को एक साथ में इकट्ठा किया जाता है, हर प्रोडक्ट की कॉस्ट को, before they are charged to cost object, that is jobs or products, according to CIMA London. Activity based costing is cost attribution to cost unit on the basis of benefits received फ्रॉम इनडायरेक्ट एक्टिविटीज। मतलब देखो कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती है, ऑर्डर करने की एक्टिविटी पहली, दूसरी सेटिंग अप, मशीन को सेटअप करने की एक्टिविटी, थर्ड अश्योरिंग क्वालिटी यानी क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंस्पेक्शन, ये सारी एक्टिविटीज इनडायरेक्ट एक्टिविटीज है। अब क्वालिटी तो सब में चेक की जाती है, इंस्पेक्टर एक होगा या तो एक टीम होगी इंस्पेक्टर के 15 लोग हैं, सबकी क्वालिटी चेक करेंगे। अब कौन सी क्वालिटी कब चेक की कैसे बता दे, तो इसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग समझ में आता है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज नॉट एन अल्टरनेटिव टू जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग। याद रखो, जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग है या फिर प्रोसेस कॉस्टिंग है, वो सब सेम है, वो सब सेम है, यानी मतलब उसके जगह पे ये नहीं यूज करना है, रादर इट इज अ मॉडर्न टूल ऑफ चार्जिंग ओवरहेड कॉस्ट इन विच कॉस्ट्स आर फर्स्ट ट्रेस्ड टू एक्टिविटीज। पहले हम ये देखेंगे कि ये खर्चा किस एक्टिविटी में जाता है। ट्रेस का मतलब क्या, हर खर्चे की कोई एक्टिविटी उसके साथ में कनेक्टेड होगी, तो हम उस एक्टिविटी को पहले ट्रेस करेंगे, पहले ढूंढेंगे कि किस एक्टिविटी के साथ में ये खर्चा जाना चाहिए, एंड देन टू प्रोडक्ट्स और जॉब, और उसके बाद में उस एक्टिविटी के बेस के ऊपर के ये एक्टिविटी मैंने कौन सी प्रोडक्ट के लिए की, उस प्रोडक्ट के ऊपर वो खर्चा डाला जाएगा। Its main focus is on activities performed in the production of goods and services. Thus, activities become the focal points for cost computation. Costs are charged to products or services based on individual products' consumption of each activity. It recognizes that jobs, products, services, etc. do not directly consume resources but consume activities which consume resources. In brief, in activity-based costing, overheads are first assigned to activities and then absorbed by costs. Cost object on the basis of activities consumed by these cost objects. यानी क्या लिखा गया है कि एक्टिविटी में कितना कितना तुमने ध्यान दिया है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर उस एक्टिविटी के लिए। जैसे कि समझो कि मैंने मशीन सेटअप का, मशीन सेटअप के लिए मैंने बाहर से एक्सपर्ट को बुलाया। अब मशीन एक तो होगा नहीं, 20-25 मशीन अगर होते हैं, तो अगर एक महीना वो वहां पे अलग अलग मशीन पे काम करता है तो मैं ये चेक करूंगा कि ये एक्टिविटी हुई, मशीन सेटअप ये एक्टिविटी है, कॉस्टफुल यानी उसको जो मैंने पैसा दिया वो उसका कॉस्टफुल हुआ। अब वो पैसा मैं किस प्रोडक्ट पे डालूंगा, तो मैं ये चेक करूंगा कि उसने कौन से मशीन के ऊपर कितना टाइम स्पेंड, उसने कौन से मशीन के ऊपर कितना टाइम स्पेंड किया, उस बेस के ऊपर उस डिपार्टमेंट के साथ में वो कॉस्ट को मैं अपोर्शन करूंगा। ये हुआ तुम्हारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मेन कंसेप्ट, बराबर ने। Terms used in ABC. In order to understand ABC, one should be familiar with the meaning of the following terms. एक तो एक्टिविटी, an activity may be defined as a particular task or unit of work with a specific purpose. Examples of activities are placing of a purchase order. पहला क्या हो सकता है, purchase order place करना, setting up of a machine, फिर after sales service etc. तो देखो क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती है, ऑर्डर प्लेस करना जिसको अपने क्या बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, दूसरा सेटिंग अप ऑफ मशीन, बराबर नहीं, जिसको मशीन सेटअप की के एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड किया, आफ्टर सेल्स सर्विस आता है। अब कॉस्ट ऑब्जेक्ट, याद रखना ये सारी डेफिनेशन है, इट इज एन आइटम फॉर विच, अच्छा मैं बता दूं तुमको, ये ना कॉस्ट ड्राइवर की डेफिनेशन 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर पूछते, 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी अगर 70 मार्क्स का फुल पेपर होता था तो इसमें क्वेश्चन 1 सेक्शन 1 का
उसमें सेकंड क्वेश्चन कॉस्ट ड्राइवर एंड कॉस्ट ऑब्जेक्ट इसकी डिफाइन डेफिनेशन। सेकंड यूनिट में थियरी नहीं करनी होती, पर ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना वो पूछते हैं, तो 2.5 मार्क्स है ना उसमें निकल जाते हैं बेकार में। तो ये सिंपल सी चीज है। देखो कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज एन आइटम फॉर विच कॉस्ट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। कॉस्ट ऑब्जेक्ट यानी किसके लिए कॉस्ट मेजरमेंट क्यों करना है तुमको, वो ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अ प्रोडक्ट, तो ऑब्जेक्ट यानी किसके ऊपर करेंगे, तो प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया कि मारुति सुजुकी की एक कार ब्रांड बराबर, और उसके बाद में सर्विस। सर्विस में क्या, सर्विस तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि सर्विस में अब देखो डायरेक्ट कॉस्ट कैसी, जैसे एक्वागार्ड आपके घर में रिपेयर करने आता है, अब तो फिल्टर लेके आएगा, वो रिप्लेस करेगा, वो डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि फिल्टर तो सीधा तुम्हारे मशीन में गया है बराबर। अब सोचो क्या हुआ कि 10 अलग अलग तरह की मशीन एक्वागार्ड कंपनी बनाती है, तो आरओ भी बनाती है, उसके बाद में सिंपल वाटर फिल्टर भी बनाती है, फिर यूवी वाला फिल्टर भी बनाती है, तो 3 अलग अलग अपने सामने समझो कि प्रोडक्ट है। तो जो अपने मैकेनिक को भेजा है, टेक्नीशियन को भेजा है, वो टेक्नीशियन ने कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड किया, उसके बेस के ऊपर उसकी सैलरी को अपोर्शन किया जाए। क्योंकि जो तुम्हारी डायरेक्ट कॉस्ट है ना वो तो सेम ही रहने वाली है, क्योंकि जो यूवी फिल्टर है ना वो 3 अलग आते हैं, फिर उसके बाद में आरओ फिल्टर है वो 3 अलग आते हैं। तो आरओ फिल्टर में जो फिट किया वो तो आरओ फिल्टर में जाएगा ना, बराबर नहीं। पर तकलीफ कहाँ पे है कि उसने टाइम किस जगह पे ज्यादा स्पेंड किया। तो नॉर्मली आरओ को रिपेयर करने में ज्यादा टाइम लगता हो, तो हम ऐसा मानेंगे कि उसमें ज्यादा हम उसकी सैलरी को अपोर्शन करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा सर्विस के अंदर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कि हमने जो सर्विस प्रोवाइड की उसके अंदर कैसा करना है। और जॉब और कस्टमर एक्सेट्रा, कभी जॉब भी हो सकती है, एक अच्छा काम मिला है बराबर, तो वो काम भी हो सकता है। जैसे कि अगर समझो कि तुम कॉन्ट्रैक्टर हो और 2 अलग अलग ब्रिजेस बना रहे हैं, तो एक सुपरवाइजर है यहाँ पे भी जा रहा है वहां पे भी जा रहा है, तो कैसे करेंगे, तो कितना टाइम वो कौन सी जगह पे स्पेंड करता है उसके बेस के ऊपर अपने उसको डिवाइड करेंगे। तो कॉस्ट ड्राइवर देखे, इट इज अ फैक्टर दैट कॉजेज अ चेंज इन द cost of an activity. Cost driver is of type two types, resource cost driver और activity cost driver. अब देखो रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर और एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर यहाँ से समझ में आता जाएगा, बहुत सिंपल है ये। अच्छा इसके सम्स भी बहुत सिंपल है, और ये आपको है ना सर्विस कॉस्टिंग यानी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के ऑप्शन में, सर्विस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के ऑप्शन में ये, तो ये 2 चैप्टर है इसमें, एक एक्टिविटी बेस्ड और एक ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अब इन्हें डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, दो में से कौन सा ऑप्शन में छोड़े, क्योंकि दोनों इजी है। रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर, इट इज अ मेजर of the quantity of resource consumed by an activity. For example, number of purchase orders placed will determine the cost of purchasing the materials. Similarly, the number of times machines are set up will determine the cost of setting up of machines. A resource cost driver is used to assign the cost of a resource to an activity or cost pool. अब देखो क्या लिखा है कि क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज हमने, जैसे समझो कि हमने स्पेयर पार्ट्स हमने खरीदे, तो स्पेयर पार्ट्स कौन सी जगह पे लगाए गए, तो ये तुम्हारा रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर हो गया, राइट। सिमिलरली नंबर ऑफ टाइम्स मशीन्स आर सेटअप, ये भी तुम्हारी कॉस्ट सेटिंग अप ऑफ मशीन हुआ। मशीन यानी तुम्हारा क्या है, एक रिसोर्स है, और उसके ऊपर तुमने कितने टाइम के लिए तुम्हारे एक्सपर्ट को अलोकेट किया था, वो तुम्हारा रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर हो गया। लेकिन जो एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर है, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो इट इज अ मेजर of the frequency and intensity of demand placed on the activities by cost objects. It is used for assigning activity cost to cost object consuming the activity. कौन सी एक्टिविटी, देखो अब मैं आपको एक्टिविटी और उसके कॉस्ट ड्राइवर समझा रहा हूँ, ध्यान देना। ये ने वैसे तो याद रखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि लॉजिकल है बिल्कुल। मशीन सेटअप नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स पे जाता है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। उसके बाद में एक्टिविटी देखो परचेज ऑफ मटेरियल्स, तो कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे उस पे जाएगा। मटेरियल हैंडलिंग है, तो मटेरियल में कितने पार्ट्स है उसके ऊपर जाएगा। इंस्पेक्शन है, तो कितने यूनिट को तुमने इंस्पेक्ट किया उस पे जाएगा। क्वालिटी टेस्टिंग है, तो टेस्ट टाइम में कितने घंटे लगे तुम्हारे उस पे जाएगा। रिसीविंग मटेरियल, तो नंबर ऑफ रिसीविंग ऑर्डर्स, फिर उसके बाद में पैकिंग, नंबर ऑफ पैकिंग ऑर्डर्स, और स्टोर डिलीवरी है तो वो स्टोर डिलीवरी के नंबर्स के ऊपर जाएगा।
मतलब हर एक्टिविटी के सामने एक कॉस्ट ड्राइवर लिखा हो। कॉस्ट ड्राइवर तुमको क्वेश्चन में दिया होगा, तुमको क्या करना है, उस कॉस्ट ड्राइवर के ऊपर जो एक्टिविटी का खर्चा है ना, उस खर्चे को डिवाइड कर देना है, दैट्स इट। उससे ज्यादा बड़ी कोई बात नहीं है इसमें। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर ऑफ फॉर बिजनेस, वेरियस बिजनेस फंक्शंस आर एज फॉलोज। एक तो प्रोडक्शन में देखो, तो प्रोडक्शन किस पे होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स और नंबर ऑफ सेटअप्स। फिर मार्केटिंग, तो कितने सेल्स पर्सनल है तुम्हारे पास और कितने ऑर्डर आपने लिया है। फिर कस्टमर सर्विस, तो कितने कॉल्स आते हैं सर्विस के। फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट सर्विस, कितनी प्रोडक्ट को हमने सर्विस दी लोगों को। एंड आर स्पेंड ऑन सर्विसिंग प्रोडक्ट, और हमने कितना टाइम स्पेंड किया किसी प्रोडक्ट की सर्विस देने के लिए। फिर आता है देखो स्टेप्स इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। द डिफरेंट स्टेप्स और स्टेजेस इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैन बी गिवन एज फॉलोज। आइडेंटिफाई द डिफरेंट एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो स्टेप्स सिंपल है, ये आपको उसमें नहीं आएगा, अपने थियरी के अंदर पूछा नहीं जा सकता, पर इसके जो सीक्वेंस है ना, टोटल 5, ये पांचों 5 सीक्वेंस आपको एमसीक्यू के अंदर आ सकते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। जैसे यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिफाई द डिफरेंट एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कौन कौन सी एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्टिविटीज को, नंबर ऑफ एक्टिविटीज ओवर कॉस्ट सेंटर्स इन एबीसी विल बी मच मोर एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल। याद रखो कि ट्रेडिशनल में 1-2 एक्टिविटी होगी, यहाँ पे 5-6 एक्टिविटी हो जाएगी, यानी इसमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज बढ़ जाती है। The exact number will depend on how the management subdivides। तुम हिस्से कैसे करते हो ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर क्रिएशन ऑफ कॉस्ट पूल। अब कॉस्ट पूल बनाना इसका मतलब क्या, कि हम दोनों तरह की अलग अलग एक्टिविटी, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज, द वेरियस आइटम्स ऑफ ओवरहेड आर रिलेटेड टू एक्टिविटीज बोथ सपोर्ट एंड प्राइमरी that cause them. As a result of relating the items of overhead to various activities, cost pool और cost buckets are created। cost pool यानी अगर एक्टिविटी हो गई तो जो भी खर्चा हुआ ना, वो पहले तो वो पूल में इकट्ठा तो करो, वो जगह पे उसको इकट्ठा तो करो, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक जैसा खर्चा एक ही जगह पे आना चाहिए ना वो। फिर डिटरमाइनिंग द एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, जो ऊपर अपने देखे ना एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, नंबर ऑफ मशीन सेटअप से, नंबर ऑफ ऑर्डर है वो, तो आप डिटरमाइन करेंगे उसको कि हमने इसी ड्राइव के बेस के ऊपर, ड्राइवर्स के बेस के ऊपर हमको क्या करना है ये चेक करना है कि कौन सी एक्टिविटी में कितना टाइम हमने स्पेंड किया, या फिर कौन सी एक्टिविटी में कितना हमने खर्चा किया है वो। फिर कैलकुलेटिंग द एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, सबसे सिंपल फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या, कि टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर। एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर का रेट अगर ढूंढना है तो यही इस तरह से ढूंढा जाता है। जैसे मशीन आर रेट अपने कैसे ढूंढते थे, फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन मशीन आर, वैसे ही यहाँ पे ऐसे ही अपने क्या ढूंढेंगे, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट। अब इसमें ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट अपने ढूंढेंगे, ओवरहेड किस तरह से एब्जॉर्ब किया गया उसको अपने यहाँ पे ढूंढेंगे। फिर लास्ट में अपने कंपेयर करेंगे किसके साथ में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ में। याद रखना कि हर प्रोडक्ट की तरफ जो ओवरहेड्स यानी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो चार्ज करनी है, वो अपने मल्टीप्लाई करके करेंगे, नंबर ऑफ सेटर से, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड है, या फिर नंबर ऑफ कस्टमर कॉल्स है, उसके ऊपर अपने मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ऊपर जो ढूंढा ना उस फिगर को अपने। तो इसके बाद में तुमको क्या मिल जाएगा, टोटल करोगे तुमको हर एक्टिविटी की अलग अलग कॉस्ट मिल जाएगी। अब इसके एडवांटेजेस देखे, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सिंपल है, देखो इसमें पहले तो एक्यूरेट एंड रिलायबल, आगे भी अपने देख चुके। एक्यूरेट और रिलायबल क्यों है, क्योंकि इसमें हर प्रोडक्ट के ऊपर अपने ध्यान देते हैं, और हर प्रोडक्ट को जितनी ओवरहेड्स का जरूरत पड़े, जितने ओवरहेड्स की जरूरत पड़ी थी उसको अपने उसके हिसाब से अलोकेट करते हैं। फिर बेटर प्राइसिंग डिसीजन, अब अगर अंडर कॉस्टिंग और ओवर कॉस्टिंग नहीं होगा तो प्राइस बराबर आएगी, और प्राइस बराबर आएगी तो इसका मतलब प्रॉफिट बराबर से होगा। ये रियलिस्टिक अप्रोच, क्योंकि अगर सबको एक ही जगह पे डाल दिया जाएगा, एक ही जगह पे खर्चे को डाल दिया जाएगा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाएगी, कि इसमें हम एक आर्बिट्ररी अरेंजमेंट करते हैं, अपोर्शनमेंट जैसे वैसे कर दिया, पर वो ना करें, इसलिए हमने क्या किया है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को अप्लाई किया है, जिसको हम ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच मानते हैं। फिर कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, अगर पता चला कि फलानी एक्टिविटी के अंदर ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है उसके पीछे का कारण अपने ढूंढ पाएंगे।
जो ट्रेडिशनल अप्रोच में पॉसिबल नहीं था। फिर ग्रेटर कॉस्ट एफिशिएंसी, ABC helps to identify those activities which are unnecessary and may be weeded out. Weeded out यानी निकाल दिया जाए, and thus achieving greater cost efficiency. यानी ABC क्या आइडेंटिफाई करता है, जो अननेसेसरी एक्टिविटीज है ना उन सबको हटा दिया जाए। अगर कुछ एक्टिविटी ऐसी है, जैसे हमने अपोषणन तो कर दिया, बाद में पता चला कि ये एक्टिविटी में बहुत कम खर्चा जा रहा है, या तो ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा हमको प्राइस अर्न करके नहीं दे रही है, तो इस एक्टिविटी को हमेशा के लिए बंद भी कर दिया जा सकता है। फिर यूजफुल कॉस्ट ड्राइवर रेट्स, ABC हेल्प्स थ्रू इट्स कॉस्ट ड्राइवर रेट्स इन द मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड आल्सो इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अब कॉस्ट ड्राइवर रेट से पता चलता है कि अगर कॉस्ट ड्राइवर कम आ रहा है तो हम इसी तरह की दूसरी नई प्रोडक्ट्स को भी डेवलप कर सकते हैं। तो अगर जितनी ज्यादा प्रोडक्ट डेवलप करेंगे उतना ऑप्शन कस्टमर को ज्यादा मिलेगा, कस्टमर के पास अगर ऑप्शन ज्यादा होगा तो सेल्स बढ़ेगा। इसीलिए हम नई प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में ये हेल्पफुल रहता है हमारी। तो यहाँ तुम्हारी थियरी खत्म होती है, देखो।